दौर कुछ अजीब है। हर देश ने इसे अपनी सुविधा के हिसाब से पत्रकारिता को ध्वस्त कर दिया है, इसलिए वहां का खराब यहां का भी खराब है। लोकतंत्र की लड़ाई स्थानीय भी है और ग्लोबल भी। आपको अपने लिए भी लड़ना है और दूसरों के लिए भी। क्यों हर जगह हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग सरकार के साथ मिलकर सूचनाओं पर कंट्रोल रखना चाहते हैं ताकि जनता को ही उपनिवेश में बदल दिया जाए। आपको धर्म और राष्ट्र के नाम पर पहचान की राजनीति थमा दी गई है। आप उसी में खुश भी हैं और रहेंगे भी कि आपको पहचान मिल गई है, आपका धर्म मिल रहा है। जो नेता आपका सब ले लेता है वो धर्म कैसे लौटा देगा? इसलिए आपका भेजा फ्राई किया जा रहा है ताकि मुट्ठी भर लोग मलाई खा सकें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, रवीश कुमार सर की एक नई वीडियो आ चुकी है जिसका ना उन्होंने अमेरिका की मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया है। तो हम पहले उनकी पूरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने क्या फैक्ट्स बताया उसके अंदर। तो हम पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनली वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। नमस्कार। क्या किसी अखबार को चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए? अमेरिकी मीडिया में तूफान मच गया है। मीडिया के भीतर से ही चुनौती के स्वर उठने लगे हैं। बहुत बहस हो रही है कि पत्रकारिता क्या है, इसका काम क्या है। भारत में गोदी मीडिया के कारण जनता और लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा। यह खुश होने वाली बात नहीं है कि अमेरिका में भी वही हो रहा है, बल्कि आपको चिंतित होना चाहिए कि सूचनाओं पर कंट्रोल के जरिए गुलामी का नया दौर आ गया है। यह वीडियो लंबा होगा ही, मगर पूरा देखिएगा। एक दर्शक और नागरिक के तौर पर आपको अब इस बात को लेकर भी मेहनत करनी है कि मीडिया को कैसे समझें, यह मीडिया आपके साथ क्या कर रहा है। अमेरिका का एक अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट। इसने राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। इसी बात से नाराज होकर वॉशिंगटन पोस्ट के 2 लाख सब्सक्राइबर्स ने खुद को अखबार से अलग कर लिया है। लोग अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कैंसिल करने के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे अखबार ने कायरता दिखाई, इसलिए कैंसिल कर रहे हैं। कुछ लोग अमेज़न पर प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी खत्म कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट और अमेज़न के मालिक एक ही हैं, जेफ बेजोस। उनके फैसले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या ट्रंप के जीतने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए अखबार ने किसी का समर्थन करने से इनकार कर दिया? अगर ट्रंप यह कह रहे हैं कि विपक्ष के खिलाफ, अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ वे सेना का इस्तेमाल करेंगे, क्या तब भी किसी अखबार को उनका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या अखबार ने न्यूट्रल रहने का ढोंग किया है? यह सब सवाल उठ रहे हैं। इन चर्चाओं से भारत के थर्ड क्लास गोदी मीडिया को खुश होने की कतई जरूरत नहीं कि वो गंध में है तो दूसरे भी कीचड़ में हैं। दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र की दुर्गति किसी दूसरे लोकतांत्रिक देश के लिए भी बुरी खबर होती है, लेकिन पहले इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि अमेरिका में अखबार किसी को क्यों समर्थन देते हैं। अमेरिका में हमेशा से यह प्रथा रही है कि राष्ट्रपति से लेकर स्थानीय चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन किया जाता है। बहुत से मीडिया संस्थान किसी को समर्थन नहीं भी देते हैं। अमेरिका में सपोर्ट, समर्थन के लिए अंग्रेजी का शब्द एंडोर्समेंट इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी पत्रकारिता में न्यूज रिपोर्टिंग और संपादकीय लेखन अलग अलग काम माना जाता है और एक दूसरे से अलग रखा जाता है। न्यूज स्टाफ का काम होता है खबर की ऑब्जेक्टिविटी बरकरार रखते हुए रोज की खबरों का कवरेज देखना, और ओपिनियन स्टाफ का काम होता है घटनाओं, व्यक्तियों, नीतियों पर अखबार की ओर से अपना मत जाहिर करना। अमेरिकी मीडिया में यह बंटवारा लंबे समय से रहा है और इसका सख्ती से पालन भी किया गया, लेकिन अब तो न्यूज रिपोर्टिंग और ओपिनियन दोनों ही जगह काफी कुछ बदल गया है। भारत के गोदी मीडिया जैसा नहीं है कि विपक्ष का कवरेज बंद कर दिया जाएगा या सरकार की आलोचना भी बंद हो जाएगी। एकदम से पार्टी कार्यकर्ता की तरह अखबार या चैनल प्रचार शुरू कर देगा जैसा गोदी मीडिया करता है। हालांकि गोदी मीडिया का यह तत्व अब अमेरिका के अखबारों और चैनलों में भी पाया जा रहा है। वहां भी अब चैनल और अखबार खुलकर एक तरफा होने लग गए हैं। ऐसा होना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं। अमेरिका में इस बात को लेकर कई अध्ययन हुए हैं कि जब अखबार और चैनल किसी उम्मीदवार को एंडोर्स करता है, समर्थन करता है, तो क्या होता है। अध्ययन में पाया गया है कि उसकी हार या जीत पर कोई असर नहीं पड़ता। तब सवाल उठता है कि क्या किसी उम्मीदवार का समर्थन करने वाला अखबार स्वतंत्र और निष्पक्ष रह पाता है? जो अखबार किसी का समर्थन नहीं करता है, क्या वह ज्यादा स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाएगा? दोनों ही सवालों के जवाब के लिए
हर अखबार का अलग अलग विश्लेषण करना होगा। इसका जवाब इस तरह से मिलता है कि अखबार का एडिटोरियल बोर्ड अपनी राय रखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अखबार में रिपोर्टिंग उसी लाइन पर एक तरफा हो जाए। किसी का समर्थन करने के बाद भी उसमें आलोचनात्मक लेख या रिपोर्ट छपती रहती है। जब देश में एक ऐसा नेता आ जाए या आने वाला हो जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाए, तब क्या ऐसे नेता के आगे किसी अखबार को चुप रहना नहीं रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र का फायदा उठाकर कोई तानाशाह या फांसीवादी सत्ता पर नियंत्रण कर ले, तब अखबार या चैनल की क्या भूमिका होनी चाहिए? लोकतंत्र और फांसीवाद में चुनना हो तो क्या कोई दूसरा पक्ष हो सकता है? यूएसए टुडे अमेरिका का एक प्रचलित अखबार है। इसने भी वॉशिंगटन पोस्ट की तरह किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। गैनेट अमेरिका का एक बड़ा मीडिया प्रकाशक है। उसका तर्क है, लोग संपादकीय वैसे भी कम पढ़ते हैं, तो हम क्यों अपने संपादकीय में इतना दिमाग लगाएं? कमला हैरिस को लगभग 80 एंडोर्समेंट प्राप्त हो चुके हैं। इनमें प्रमुख नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स, बॉस्टन ग्लोब, द न्यूयॉर्कर, डेनवर पोस्ट, द लास वेगस सन, लॉस एंजलिस सेंटिनल, विंस्टन सेलम क्रॉनिकल, सिएटल टाइम्स। 2020 के चुनाव में ट्रंप को 14 अखबारों ने समर्थन दिया था और जो बाइडेन को 120। 2020 की तुलना में इस बार ट्रंप के पक्ष में बहुत कम अखबारों ने समर्थन दिया है। ट्रंप के समर्थन में 10 मीडिया संस्थान ही आगे आए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट, लॉस वेगस रिव्यू, द वॉशिंगटन टाइम्स ने भी ट्रंप का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की हेडलाइन है, द पोस्ट एंडोर्सेस डोनाल्ड ट्रंप फॉर प्रेसिडेंट, चॉइस इज क्लियर टू पुट द नेशन ऑन द राइट पाथ। यानी देश को सही रास्ते पर लाने का फैसला साफ है। आगे लिखा है, हमें अपने भविष्य की तरफ वापस जाना होगा। इसके बोर्ड ने लिखा है कि ट्रंप 2016 की तरह लोकप्रिय और मजबूत हैं, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ न्यायपालिका का इस्तेमाल किया गया। उनकी हत्या के दो प्रयास हुए और सनकी मीडिया ने उन पर अनाप शनाप आरोप लगाए। वॉशिंगटन पोस्ट ने आंतरिक सूत्रों के आधार पर लिखा है कि कमला हैरिस के समर्थन की पूरी तैयारी हो गई थी, आखिरी वक्त पर फैसला बदला गया। यह भी जानने की बात है कि वॉशिंगटन पोस्ट ही अपने एडिटोरियल बोर्ड के फैसले के खिलाफ सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहा है और इस अखबार में ही इस फैसले की कई आलोचनाएं छपी हैं। अखबार के लेखक और कार्टूनिस्ट विरोध में लिख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का फैसला आते ही कि किसी का समर्थन नहीं करेंगे, कुछ ही घंटों के भीतर अखबार के 11 कॉलमिस्टों ने लिखित बयान जारी कर इस निर्णय को एक भयानक गलती बताया। ऐसा कहने वाले पत्रकारों में पुलित्जर पुरस्कार विजेता और लेखक भी शामिल थे। इस बयान में कहा गया है कि यही समय है जब संस्थान को लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरानी चाहिए और कहना चाहिए कि ट्रंप इन सब के लिए कैसा खतरा है। ठीक यही तो वे बिंदु थे जिनके आधार पर पोस्ट ने 2016 और 2020 में ट्रंप के विरोधियों का समर्थन किया था। वॉशिंगटन पोस्ट जेफ बेजोस का अखबार है, जो अमेज़न के भी मालिक हैं, धन कुबेर हैं और दूसरे नंबर के अमीर हैं। इसकी चर्चा चल रही है कि अखबार के एडिटोरियल बोर्ड ने खुद से फैसला किया या मालिक की मर्जी के हिसाब से धंधे का सोच कर किया गया। अखबार ने साथ ही यह भी लिखा है कि दूसरे मुकाबलों में, जैसे स्थानीय चुनावों और अन्य मुकाबलों में, अखबार आगे अपने समर्थन जारी करने की नीति पर बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों में भी अखबार ने उम्मीदवारों का समर्थन किया है, मगर राष्ट्रपति उम्मीदवार का नहीं किया। क्या यह अजीब नहीं है? राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रहे हैं और स्थानीय उम्मीदवार का किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के सीईओ और प्रकाशक विलियम लुइस ने विस्तार से बताया है कि अखबार ने क्यों किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा। 25 अक्टूबर को विलियम लुइस ने अपने नोट में लिखा कि हम वापस उस दौर में जा रहे हैं जब हम किसी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते थे। 1952 में आइजनहावर को समर्थन दिया था, लेकिन 1960 में वॉशिंगटन पोस्ट ने तय किया कि देश की राजधानी में बैठे एक स्वतंत्र अखबार को इस तरह के आधिकारिक समर्थन से बचना चाहिए। 1972 में यह अखबार फिर से किसी का समर्थन करने से इनकार करता है, लेकिन 76 में अखबार ने नीति बदली और जिमी कार्टर का समर्थन कर दिया। लुइस ने कहा कि 1960 के बाद से जो नीति चली आ रही थी वह सही थी। अखबार के इस फैसले को लोग कई नजर से देखेंगे ही। कुछ कहेंगे आप एक उम्मीदवार का चुपके से समर्थन कर रहे हैं या दूसरे की निंदा कर रहे हैं।
ये होगा, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम ऐसे देखते हैं कि यह हमारे मूल्यों के हिसाब से ही मैच करता है। हम इसे एक ऐसे स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं कि पाठक अपना मत खुद बनाए, उसके समर्थन में भी उनका ही फैसला हो। वॉशिंगटन पोस्ट ने 1976 से राष्ट्रपति के उम्मीदवार का समर्थन किया है। केवल बीच में एक ऐसा मौका आया, 1988 में किसी का समर्थन नहीं किया, मगर उसके बाद से कई दशकों तक समर्थन करना जारी रहा। तब फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बार किसी को एंडोर्स या सपोर्ट क्यों नहीं किया? वॉशिंगटन पोस्ट के मास्ट हेड पर एक स्लोगन लिखा है, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, मतलब सही सूचनाएं ना हो तो अंधकार फैलता है और अंधेरे में लोकतंत्र की मौत हो जाती है। इस स्लोगन को वाटरगेट स्कैंडल के नायक पत्रकार बॉब वुडवर्ड से जोड़कर देखा जाता है, जिन्होंने इसे लोकप्रिय किया। 140 साल पुराने इस अखबार ने पहली बार इस तरह का स्लोगन जोड़ा जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। अब कहा जा रहा है कि जिस अखबार ने ट्रंप की इतनी आलोचना की, वह ट्रंप का विरोध क्यों नहीं कर रहा है, कमला हैरिस का समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। अखबार की कार्टूनिस्ट एन टेलनेस ने फैसले पर कार्टून बनाया है, जिसमें कैनवस को काले रंग से भर दिया गया है और अपनी वेबसाइट पर इस नोट के साथ प्रकाशित किया है, पेरिल का मतलब होता है जल्दी आने वाला खतरा। इस किताब के लेखक बॉब वुडवर्ड ने कार्ल बर्नस्टाइन के साथ मिलकर वाटरगेट स्कैंडल का पर्दाफाश किया था। पत्रकारिता के इतिहास में वाटरगेट एक बड़ी घटना थी, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टाइन कौन है, इससे आज की पीढ़ी के लोग परिचित ना हो तो उन्हें वाटरगेट स्कैंडल के खुलासे पर लिखी दोनों पत्रकारों की चर्चित किताब ऑल द प्रेसिडेंट मैन पढ़नी चाहिए, या फिर इसी शीर्षक से बनी 1976 की हॉलीवुड फिल्म तो जरूर देखनी चाहिए, जिसमें अभिनेता रॉबर्ट रेडफोर्ड ने बॉब वुडवर्ड की और डस्टिन हॉफमैन ने कार्ल बर्नस्टाइन की यादगार भूमिका निभाई थी। यह फिल्म तब 8 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई। खोजी पत्रकारिता के संदर्भ में फॉलो द मनी कैच फ्रेज को इसी फिल्म में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया और लोकप्रियता मिली। फॉलो द मनी का मतलब पैसे के लेन देन का पीछा कीजिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। एक और फिल्म आई थी 2017 में, द पोस्ट। स्टीवन स्पीलबर्ग निर्देशक थे इसके। आप दर्शक चाहें तो इस फिल्म को भी देख सकते हैं। लंबा वीडियो देखना ही चाहिए। हम जानकारी के उस छोर पर लंबा वीडियो है जहां बहुत चीजें हम तक दशकों में नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए मैं हमेशा लंबा रास्ता लेता हूं, यह जानते हुए भी कि कम लोगों के पास लंबे वीडियो देखने का धीरज बचा है, लेकिन सही रास्ता यही है। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टाइन ने एक्स हैंडल पर एक साझा बयान जारी कर अखबार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम पारंपरिक रूप से चली आ रही संपादकीय पृष्ठ की स्वायत्तता का सम्मान करते हैं, लेकिन 2024 राष्ट्रपति चुनावों के केवल 11 दिन पहले लिया गया यह निर्णय खुद वॉशिंगटन पोस्ट की उन तमाम रिपोर्टाज में पेश प्रमाणों को अनदेखा कर देता है जो बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लोकतंत्र के लिए खतरा है। पोस्ट के पत्रकारों ने ही जेफ बेजोस के मालिक रहते हुए उनके भरपूर संसाधनों का उपयोग किया और इन बातों की जांच पड़ताल की कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका के लोकतांत्रिक भविष्य को कैसे खतरे में डाल सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में यह निर्णय, वो भी चुनावी प्रक्रिया के इस अंतिम सिरे पर, और अधिक हैरान और निराश करने वाला है। वॉशिंगटन पोस्ट के सभी कर्मचारियों के संगठन वॉशिंगटन पोस्ट गिल्ड ने अखबार के इस फैसले पर जारी बयान में इस निर्णय पर चिंता जताई है। कहा है कि एडिटोरियल बोर्ड का तो काम ही यही होता है कि वो हमारे समाज और संस्कृति को प्रभावित कर रही खबरों पर अपनी राय साझा करे, उम्मीदवार का समर्थन करते हुए अपने पाठकों को दिशा दिखाने में मदद करे। क्या भारत में इतना भी हो सकता है कि संपादक मालिक की मर्जी के खिलाफ अलग राय दे? किसी चैनल के कर्मचारियों का संगठन संपादकीय फैसले की आलोचना कर दे? तो इस पतन में भी अमेरिका में ही काफी कुछ बचा हुआ नजर आ रहा है, जिससे अभी भी सीखा जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। पहली बार वॉशिंगटन पोस्ट के ओपिनियन पेज पर बेजोस ने एक लेख लिखा है। इसकी हेडलाइन कहती है,
कड़वी सच्चाई तो यही है कि अमेरिकी अब नहीं मीडिया करते पर भरोसा। भरोसा नहीं करते। समर्थन करने या ना करने से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी का समर्थन करने से अखबार को लेकर एक पूर्वाग्रह पैदा हो जाता है कि वह स्वतंत्र है भी या नहीं। इसलिए सैद्धांतिक रूप से इस प्रथा का अंत कर दिया गया। बेजोस ने यह भी लिखा है कि इसका मतलब यह नहीं कि बदले में हमें कोई बिजनेस लेना है। अखबार ने यह फैसला लेते समय किसी उम्मीदवार से सलाह नहीं ली, ना उन्हें जानकारी दी। बेजोस ने लिखा है कि पब्लिक ट्रस्ट को लेकर जो सर्वे होते हैं उसमें पत्रकार और मीडिया संसद से भी नीचे है। हमारे पेशे पर लोगों का भरोसा सबसे कम है। हमें खबरों को लेकर सटीक होना होगा और लोगों का विश्वास जीतना होगा कि हमारी खबर सटीक है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं मिल रहा। बेजोस ने अपने लेख में वोटिंग मशीन का उदाहरण दिया है। कहते हैं वोटिंग मशीन के दो काम हैं, उसे वोट गिनना चाहिए पर लोगों को विश्वास होना चाहिए कि वो सही गिन रही है। ये अलग जरूरत है, मगर वोट गिनने जितनी ही जरूरी। ईवीएम को लेकर संदेह करने वाले ईवीएम पे उनकी भी जेफ संदेह हो बेजोस की गया। इस बात को गौर से सुन सकते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि पत्रकारिता में मालिक और पत्रकार दो अलग अलग हिस्से होते हैं। कई बार दोनों एक ही तरह से सोचते हैं, मतलब पत्रकारिता करनी है, दोनों की एक राय हो जाती है। कई बार दलाली करनी है, इसमें भी दोनों की एक राय हो जाती है। कई बार लोकतंत्र को खत्म कर फांसीवाद लाना है, इसमें भी दोनों की एक राय हो जाती है, जैसे भारत में देखा गया। लेकिन मालिक के जो भी तर्क हो, पत्रकारिता के सिद्धांतों को लेकर पत्रकार के तर्क हमेशा से अलग नजर आएंगे। जो इस बात के बावजूद भी पत्रकारिता करते रहे हैं कि लोगों का इस मीडिया में विश्वास नहीं है, उनका भी तो कुछ ध्यान रखना चाहिए। ये सारे निर्णय उस समय ही आ रहे हैं जब पिछले 2-3 हफ्ते में अमेरिकी चुनावी सर्वेक्षणों में ट्रंप तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उनके जीतने की उम्मीद बढ़ने लगी है। ओपिनियन सर्वे में ट्रंप और हैरिस के बीच का अंतर तेजी से कम होता दिखाई दे रहा है और बहुत से लोगों को अगली ट्रंप प्रेसिडेंसी एक सच्चाई की तरह दिखाई देने लगी है। अमेरिका में यह सवाल उठ रहा है कि ट्रंप की जीत दिखाई दे रही है तो क्या इसीलिए बिजनेस हितों के कारण जेफ बेजोस ने अखबार को कमला हैरिस के पक्ष में समर्थन नहीं करने दिया। पता चलता है कि पैसे और संसाधन होने से ही पत्रकारिता और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा नहीं हो जाती। भारत में बहुत से पैसे वाले चैनलों के मालिक हैं, मगर चैनलों की दुर्गति और लोकतंत्र के पतन में उनकी भूमिका आप खुद भी देख सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से और जानकारी सामने आई है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन पोस्ट के किसी को एंडोर्स ना करने की घोषणा करने के कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप ने ब्लू ओरिजिन के एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 दिन पहले ही यह जानकारी छाप दी थी। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी का नाम है, जिसे नासा के साथ मिलकर चांद तक इंसानों को लेकर जाने और वापस लाने के लिए एयरक्राफ्ट बनाने का $3.4 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एफटी फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में बेजोस और ट्रंप में व्यावसायिक हितों को लेकर टकराव रहा है। हर कोई इलन मस्क की राह पर चलना चाहता है। बेजोस पीछे रहने वाले इंसानों में से नहीं है। क्या लेगेसी मीडिया की आत्मा को बचाने के लिए बेजोस जैसे व्यापारी अपना पूरा कारोबार दांव पर लगा सकते हैं? भ्रम में मत रहिए। भारत में तो उद्योगपतियों की बोलती बंद हो जाती है। वैसे भी भारत वाले समझदार हैं। जो काम चुपचाप हो ही जाता है उसके लिए नाचने गाने की जरूरत नहीं। बाकी देश भाग्य के भरोसे चल ही रहा है, 10 साल बाद ठीक हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का विवाद भारत ने उठा भी तो बुलबुले की तरह उठकर शांत हो गया। जनता कटेंगे और बटेंगे में मस्त है। इतने टेक्निकल और पेचीदा विषयों से उसे क्या लेना देना। लेकिन अमेरिका थोड़ा अलग है। इलन मस्क राजनीतिक रैलियों में नेता होने का मजा लूट रहे हैं और खुलकर ट्रंप के पक्ष में भाषण दे रहे हैं। इलन मस्क ने बाकायदा ऐलान कर रखा है कि अगर आप वोटर हैं और ट्रंप की पिस्तौल नीति के समर्थन में चल रही याचिका पर दस्तखत करते हैं तो आपके पास $1 मिलियन जीतने का मौका है। चुनाव तक हर दिन मस्क किसी वोटर को $1 मिलियन बांट रहे हैं। एक तरह से भाई ने लॉटरी शुरू कर दी है, जिसके खिलाफ पेंसिल्वेनिया में एक केस दर्ज हो गया है। फांसीवाद का अपना इतिहास रहा है। उद्योगपति सबसे पहले अपना पाला बदलते हैं। उनका लोकतंत्र हो या फांसीवाद हो, किसी से कोई मतलब नहीं। बस धंधा और मुनाफा चलते रहना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट के संपादकीय पन्ने पर इसी अक्टूबर महीने में कितने लेख हैं जिनमें ट्रंप की निंदा की गई है, उनकी नीतियों की निंदा की गई है, उन्हें अमेरिका के लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया है। ये लेख साफ साफ बता रहे हैं कि अखबार मानता है कि ट्रंप
खतरनाक खतरनाक क्या है भाई। इन सारी बातों को अब अनदेखा कर दिया जाएगा, इसलिए कि वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल बोर्ड ने किसी का समर्थन नहीं किया है। ट्रंप के पक्ष में उद्योगपति खुलकर आ रहे हैं, लेकिन संख्या के हिसाब से कमला हैरिस के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहे हैं। फिल्म स्टार, म्यूजिक स्टार, सोशल मीडिया स्टार ने बड़ी संख्या में खुलकर कमला हैरिस का समर्थन किया है। अमेरिका का लिबरल पब्लिक में बोल रहा है ट्रंप क्यों खतरनाक हैं। इसके बाद भी अमेरिका में ट्रंप को लेकर चुप्पी नोट की जा रही है, लेकिन इन समर्थनों के दम पर कमला हैरिस क्या चुनाव में आगे निकल जाएंगी? इस वक्त अमेरिका में कोई भी ऐसा दावा करने से बच रहा है, सब हवा पलटने की बात करने लग गए। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि ट्रंप को आज फांसीवादी कहा जा रहा है, लेकिन वे दशकों से अमेरिका के लिबरल कुलीन के चहेते रहे हैं। अपनी दौलत के दम पर वे उन्हीं के बीच उठते बैठते रहे हैं। अब अचानक से ट्रंप को फांसीवादी क्यों कहा जाने लगा है? वॉशिंगटन पोस्ट में ही एक किताब के हवाले से छपा है, ट्रंप हिटलर की तरह सेना के ऐसे जनरल चाहते हैं जो उनके प्रति निष्ठावान हो। इस पर पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड कहते हैं, तब पता नहीं चला कि ट्रंप लिबरल अमीरों के साथ उठ बैठ रहे थे। बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन के साथ उनकी हंसती बोलती हुई तस्वीरें साझा की जा रही हैं। लेकिन क्या ट्रंप तब भी इस तरह के बयान देते थे कि विरोधियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल होना चाहिए? किसी व्यक्ति के भीतर आगे जाकर कैसी राजनीति पनपेगी, इसके लिए आप उसके पुराने दोस्तों को कोस नहीं सकते। इंसान की फितरत को भी समझना होगा कि सत्ता में जाकर वो पहले जैसा नहीं रह जाता जैसा सत्ता में आने से पहले जनता को यकीन दिलाता है। भारत के लोग इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं और दुनिया के लोग भी। फिर हिटलर भी तो सत्ता में लोगों का विश्वास जीत कर ही आया था। न्यूयॉर्क टाइम्स का कवर देखिए, हैरिस की फोटो के नीचे साफ लिखा है दी ओनली पेट्रियोटिक चॉइस फॉर प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए एकमात्र राष्ट्रवादी विकल्प। न्यूयॉर्क टाइम्स ने विस्तार से लिखा है क्यों डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए ईमानदारी, करुणा, विवेक, साहस, संयम, विनम्रता और अनुशासन की जरूरत होती है। ट्रंप में वह सब नहीं। अमेरिकी अखबारों की गंभीर आलोचना हो रही है कि लिबरल और निष्पक्ष मीडिया डेमोक्रेट की नीतियों की खुलकर आलोचना नहीं करता है, जबकि सत्ता में इस वक्त डेमोक्रेट हैं। गजा में अमेरिका के रोल को देखकर नहीं लगता कि मौजूदा राष्ट्रपति करुणा और विवेक के हिसाब से कहीं ज्यादा आदर्श हैं। गजा की रिपोर्टिंग को लेकर खुद न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना हो रही है। 1990 का यह कॉलम है, इराक को बम से चोक कर देना चाहिए। इराक पर बम गिराना ही काफी नहीं, उत्तरी कोरिया पर बम गिरा देना चाहिए। ईरान, सीरिया पर बम गिराने को लेकर लेख छप रहे हैं। क्या एक अखबार इस तरह से लेख छाप सकता है कि फला जगह पर बम गिरा दो? क्या एक तरह से यह नरसंहार की वकालत नहीं है? इतिहासकार एसल रैड कई महीनों से गजा की रिपोर्टिंग पर पश्चिमी मीडिया की हेडलाइन ठीक कर रही हैं। अमूमन वे CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, वॉल स्ट्रीट जर्नल का विश्लेषण करती हैं, मगर उनके ट्विटर पर हमें वॉशिंगटन पोस्ट की कुछ हेडलाइन भी दिखी। इस उदाहरण में वे बताती हैं कि कैसे इस बात को हेडलाइन से गायब किया गया कि इसराइल गजा में खाना पहुंचाने से रोक रहा है। मार्च की इस ट्वीट में उन्होंने दिखाया कि कैसे गजा में हो रही मौतों के बारे में रिपोर्ट करते वक्त अखबार ने इसराइल का नाम भी हेडलाइन में नहीं डाला। सितंबर महीने में जब इसराइल ने वेस्ट बैंक में एक अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी, तब पोस्ट ने अपनी हेडलाइन में इसराइल का बयान हूबहू छापा कि उसे लगता है गोली गलती से मारी गई। वॉशिंगटन पोस्ट की तरह लॉस एंजेलिस टाइम्स ने भी कहा है अखबार इस बार किसी का समर्थन नहीं करेगा। इससे पहले यह अखबार हमेशा दो में से किसी एक का समर्थन करता रहा है। अखबार के एडिटोरियल बोर्ड ने कमला हैरिस को समर्थन देने का मन बना लिया था, लेकिन इसके मालिक और अरबपति पैट्रिक सूनशियांग ने कमला हैरिस को सपोर्ट करने से मना कर दिया। अखबार के मालिक के इस निर्णय के विरोध में एडिटोरियल बोर्ड के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और अखबार के हजारों पाठक अपने अपने सब्सक्रिप्शन रद्द करने लग गए। लेकिन सूनशियांग ने शुक्रवार को टाइम्स को दिए साक्षात्कार में अपने फैसले का बचाव किया। कहा उन्हें कोई पछतावा नहीं, सही निर्णय था। ऐसे गहरे विभाजन के ग्रस्त मुल्क में किसी एक उम्मीदवार को चुनना उस विभाजन को और बढ़ाता ही है। लेकिन अखबार के संपादकीय पन्नों की संपादक मैरियल गार्जा ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि यह कैसे हो सकता है कि हम 8 साल तक ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे, बताते रहे कि उनके नेतृत्व में मुल्क कितने खतरे में आ जाएगा, और अब हम उनके सामने एक शिष्ट डेमोक्रेट चैलेंजर का समर्थन करने से भी पीछे हट रहे हैं। ऐसी उम्मीदवार जिसका पहले हम यूएस सीनेट के लिए समर्थन कर चुके हैं। चुनावी अभियान में डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम ऐसे बयान दे रहे हैं जिनमें उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनके खिलाफ खबर छापने वाले मीडिया संस्थानों को देख लेने की धमकी दी जा रही है। यहां तक कह दिया है कि अगर उन्हें किसी पत्रकार की चुनावी कवरेज पसंद नहीं आई
तो वो उन रिपोर्टर्स को उठाकर जेल में डाल देंगे और बड़े टेलीविजन नेटवर्क्स के ऐसा करने पर उनका ब्रॉडकास्ट लाइसेंस छीन लेंगे। द कन्वर्सेशन में डेनिस मुलर लिखते हैं कि किसी स्वतंत्र समाचार समूह के लिए इससे बड़ा और सीधा खतरा और क्या हो सकता है। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि मीडिया अपने पूरे दम से अगली ट्रंप प्रेसिडेंसी के विरुद्ध खड़ा हो जाता। अगर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए नहीं तो कम से कम खुद के हितों की रक्षा के लिए ही सही, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ट्रंप के पहले टर्म के दौरान वॉशिंगटन पोस्ट ने जिस तरह से कवर किया उसकी खूब तारीफ हुई। कहा गया अखबार ने विपरीत परिस्थितियों में दिलेरी दिखाई, पुराने गौरव के अनुरूप काम किया। अखबार ने ट्रंप के झूठ को पकड़ने के लिए बाकायदा एक काउंटर बना दिया और 4 साल की ट्रंप प्रेसिडेंसी के दौरान अखबार ने राष्ट्रपति के कुल 30,573 झूठ पकड़े। पर अब अखबार का किसी उम्मीदवार को समर्थन ना देने का निर्णय देखकर उनके उस दौर के संपादक मार्टी बैरोन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, ये कायरता है, इसका खमियाजा हमें लोकतंत्र को खोकर भुगतना होगा। अफसोस की पत्रकारिता का आदर्श तबाह हो चुका है। एक दौर था जब यहाँ के मीडिया संस्थान दुनिया के लिए मानक होते थे। अमेरिकी पत्रकारों की रिपोर्ट पर किताबें लिखी गई हैं, कानून बने हैं और फिल्में बनी हैं। इन फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार तक मिले हैं। अमेरिका की पत्रकारिता पतन के रास्ते पर तेजी से फिसलती जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका में कई देशों से बेहतर पत्रकारिता हो रही है। वहां अब भी खोजी पत्रकारिता हो जाती है और पत्रकार बचे हुए हैं। वहीं के प्रेस को आप राष्ट्रपति से, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से खुलकर सवाल करते हुए देख सकते हैं। अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ही मीडिया नहीं है। ये बड़े संस्थान जरूर हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में ग्रे जोन के पत्रकार लियम कॉस्ग्रोव का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति के प्रवक्ता से सवाल पूछकर पसीने छुड़ा दिए। आज भी उसी अमेरिका में यह संभव है। ऐसे सवाल आपको प्रधानमंत्री मोदी के 80 या 400 इंटरव्यू में एक भी नहीं मिलेंगे। So my question for you is, we often hear in response to these concerns that, well, Putin, Khamenei, they're war criminals, they're terrorists, as if they're too inherently evil or immoral for us to negotiate with. But meanwhile, this administration has financed a genocide in Gaza for the last year, and every day you're up there denying accountability for it. So, what gives you the right to lecture other countries on their moral? So, if you have a policy question for me, I'm happy to take it. If you want to give a speech, there are plenty of places in Washington where you can give a speech. Yeah, but people are sick of the bullshit in here. It is a genocide. You are abetting it, and you are risking nuclear war in Ukraine for this policy war. Go ahead. फेसबुक और यूट्यूब पर सवाल उठते रहे हैं कि किसी एक पक्ष को दिखाया जा रहा है, दूसरे पक्ष को गायब कर दिया जा रहा है। यह देखने को मिलता है कि अमेरिकी संसद में सोशल मीडिया के मालिकों से सवाल जवाब होता है, लेकिन इससे पत्रकारिता निर्बाध निष्पक्ष हो रही है ऐसा नहीं लगता। प्रेस की स्वतंत्रता और नैतिकता का सार्वभौमिक मानदंड होता है। जो अमेरिका में सही है वही भारत में भी सही होगा, लेकिन यह दौर कुछ अजीब है। हर देश ने इसे अपनी सुविधा के हिसाब से पत्रकारिता को ध्वस्त कर दिया है, इसलिए वहां का खराब यहां का भी खराब है। लोकतंत्र की लड़ाई स्थानीय भी है और ग्लोबल भी। आपको अपने लिए भी लड़ना है और दूसरों के लिए भी। क्यों हर जगह हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग सरकार के साथ मिलकर सूचनाओं पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, ताकि जनता को ही उपनिवेश में बदल दिया जाए। आपको धर्म और राष्ट्र के नाम पर पहचान की राजनीति थमा दी गई है। आप उसी में खुश भी हैं और रहेंगे भी कि आपको पहचान मिल गई है, आपका धर्म मिल रहा है। जो नेता आपका सब ले लेता है वो धर्म कैसे लौटा देगा? इसलिए आपका भेजा फ्राई किया जा रहा है ताकि मुट्ठी भर लोग मलाई खा सकें। तो दोस्तों आपने देखा कितनी बेहतरीन इन्होंने वीडियो बनाई है और काफी चीजें बताई हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज।